अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है फोर्ट विलियम कॉलेज की तारीफ़, यानी कि हम बात करेंगे इस वीडियो में फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का जो मकसद था उसके बारे में। हम सभी जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज और दिल्ली कॉलेज दो ऐसे इदारे रहे हैं जिन्होंने की उर्दू नस्र की तारीख़ में एक अहम मकाम हासिल किया है, या फिर कहीं न कहीं ये कहें कि नस्र की तारीख़ जो रही है उर्दू की उसके लिए नई राह हमवार की है। मकसद के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसका कहीं न कहीं जो मकसद था वो सीधा-सीधा तो उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देना नहीं था, लेकिन हाँ, इन दोनों इदारों के ज़रिए उसको फ़रोग़ ज़रूर मिला। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो कायम हुआ उसका मकसद क्या था और ये क्यों जो है उर्दू ज़बान की तारीख़ में इतनी अहमियत रखता है। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो है कलकत्ता में सन 1800 में कायम हुआ था, जब टीपू सुल्तान की वफ़ात हो गई थी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो है इसको अपनी जीत की खुशी में एक निशानी के तौर पर जो है वहाँ कायम किया था। और इसका जो बहुत बुनियादी मकसद अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो वो ये था कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी जो तौर तरीक़े हैं उससे वाकिफ़ कराना, यहाँ की जो ज़ुबान है उससे वाकिफ़ कराना। तो चलिए जो हमारी आज की वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्ट विलियम की तारीफ़ के बारे में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का क़याम 10 जुलाई 1800 में अमल में आया, जिसे लॉर्ड वेलेस्ली ने कायम किया था। ये कॉलेज अंग्रेज़ों की सियासी मकसद के तहत अमल में आया था। ये और बात है कि ये उर्दू की तारीख़ में ख़ास तौर पर उर्दू नस्र की तारीख़ में संग मील की हैसियत रखता है। इस कॉलेज के क़याम से उर्दू ज़बान के नस्री अदब की तरक्की की राहें हमवार हुई। ये कॉलेज मुश्तरका हिंदुस्तान की सरज़मीन पर मग़रिबी तर्ज़ का पहला तालीमी इदारा था, जो एक मकसद के तहत कायम किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम की मंजूरी ली तब कॉलेज की बुनियाद रखना 23 मई 1800 करार पाई, वो भी मशरूत तौर पर, क्योंकि ये दिन शहीद टीपू सुल्तान के दारुल हुकूमत सर श्रीरंगपट्टनम के सुतूत की पहली सालगिरह का दिन था। दूसरा ये कि गवर्नर को कॉलेज का सरपरस्त बनाया गया। हुकूमत अमली के नतीजे में कॉलेज में बाकायदा दर्स व तदरीस का सिलसिला 23 नवंबर 1800 को यानी कि कॉलेज के क़याम के ऐलान के 6 माह बाद शुरू हुआ था। अब हम बात करेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का जो बुनियादी मकसद था उसके बारे में। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम एक बड़े मकसद के हुसूल के लिए अमल में आया था। अंग्रेज़ हुक्मरानों ने अपने मकासद को अमल में लाने के लिए सियासी हुकूमत अमली के पेश नज़र इस इदारे को कायम किया, ताकि बड़े पैमाने पर मकसद के हुसूल को मुमकिन बनाया जा सके। क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर बनकर हिंदुस्तान भेजे गए, तब उन्होंने यहाँ की ज़मीनी हक़ाइक़ का बारीक बीनी से जायज़ा लिया, यानी कि बहुत बारीक नज़र से उन्होंने जायज़ा लिया कि ऐसी कौन-कौन सी जो दुश्वारियाँ हो सकती हैं हमको हिंदुस्तान पर हुकूमत करने में। उनका बुनियादी मकसद तो उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देना नहीं था, बल्कि उनका बुनियादी मकसद ये जानना था कि अंग्रेज़ों को चूँकि यहाँ पर हुकूमत कायम करनी है, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि वो वहाँ की जो ज़बान है उससे वाकिफ़ रहें। तो इसके बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि जो नए मुलाज़मीन कंपनी के मुख्तलिफ़ शोबों में इंग्लिस्तान से आएंगे, उनकी तरबियत का बेहतर निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि दूर दराज मुल्क से आकर हिंदुस्तान में काम करने वाले फ़िरंगी मुलाज़मीन को दुश्वारियों का सामना करना होगा। उससे क़ब्ल उनकी तरबियत की जाए, बग़ैर तरबियत के वो बेहतर काम अंजाम नहीं दे सकते। इसलिए बाकायदा उनकी तरबियत का इंतज़ाम किया गया। इस तरबियती सिलसिले में लॉर्ड वेलेस्ली के नज़दीक मुलाज़मीन की तरबियत के 2 अहम पहलू थे। उनमें एक तो ये था कि मुलाज़मीन की अमली काबिलियत में खातिर ख्वाह इज़ाफ़ा किया जाए, और दूसरा ये कि उन मुलाज़मीन को हिंदुस्तानियों के मिज़ाज और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों, उनकी ज़बान, उनकी आदतें, तौर तरीके और उनके रंग ढंग चाल चलन से वाकिफ़ कराया जाए। यानी कि उनका मकसद ये था कि एक तो वो क्या हो जाए, बेहतर काम अंजाम देने के लिए
ان کو تربیت دی جائے اور وہ یہاں کی کس طریقے سے جو روایت چل رہی ہے یا ہندوستانی کیسے سوچتے ہیں اس کے بارے میں بھی ان کو معلومات حاصل ہو۔ تو گورنر جنرل لارڈ ویلیزلی نے کالج کے مقاصد کو مزید مفید بنانے کے لیے ضروری سمجھا کہ اگر انگریزوں کو یہاں حکومت کرنی ہے تو ضروری ہے کہ کمپنی ملازمین کو مقامی زبانوں کو سکھانے کا جو ہے نظم کرے، یعنی کہ کوئی ایک ایسا بندوبست کرے اور یہاں کے ماحول سے آگاہی کے لیے تعلیم و تربیت کا باقاعدگی سے بہتر اور مناسب انتظام کرے۔ جان گلکرسٹ جو کہ ہندوستانی زبانوں پر قابلیت رکھتے تھے، کمپنی کے ملازمین کو روزانہ درس و تدریس کے لیے تیار ہو گئے۔ درس و تدریس مطلب ہوتا ہے لرننگ اور ٹیچنگ۔ تو لارڈ ویلیزلی چاہتے تھے کہ کوششوں کے نتیجے زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں، جس کے لیے انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ آئندہ کسی بھی سال انگریز ملازم کو اس وقت تک بنگال، اڑیسہ اور بنارس میں کسی اہم عہدوں پر فائز نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ تمام قوانین و ضوابط، یعنی کہ جتنے بھی رولز اور ریگولیشن ہیں کا پاس نہ رکھیں گے اور وہ مقامی زبانوں کا امتحان پاس نہ کر لیں گے۔ مطلب کہ انہوں نے یہ طے کر دیا تھا کہ ان کو اگر یہاں پر حکومت کرنی ہے یا کسی بہتر عہدوں پر فائز ہونا ہے تو ان کو جتنے بھی رولز اور ریگولیشن ہیں، یعنی کہ جتنے بھی قوانین اور ضوابط ہیں، ان سب کا پاس بھی رکھنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جو مقامی زبانیں کون سی ہوتی تھی، وہ مقامی زبان کا مطلب ہوتا ہے جتنی بھی عوامی جو کہ عوام میں رائج زبانیں ہیں ان کا امتحان پاس نہ کر لیں۔ اردو زبان اس وقت ہندوستان کی غیر حیثیت حاصل رکھ چکی تھی، یعنی کہ ایک اہم زبان بن چکی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس دور میں جو ہے وہ سنسکرت عام تھی، لیکن سنسکرت زبان تو تھی، وہ عوام میں رائج نہیں تھی۔ عوام میں جو رائج زبان تھی وہ اس وقت پر اردو تھی، جسے ہندوی یا پھر ہندی کہتے تھے، جس کا شاید احساس جان گلکرسٹ اور ویلیزلی دونوں کو تھا۔ اس لیے وہ ہندوستان میں برطانوی مفاد کے مضبوط اور انگریزی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے چاہتے تھے کہ ملازمین کے لیے ہندوستان کی مقبول عام زبان یعنی کہ اردو کا نہ صرف جاننا بلکہ باضابطہ طور پر سیکھنا ضروری ہے۔ فرنگی ایک ذہین، شاطر اور سازشی قوم ہے، جس کو کسی بھی کام کو کرنے سے قبل، مطلب جو کوئی بھی کام کرتی ہے اس سے قبل منصوبہ بناتی ہے، یعنی کہ پورا پلان جو ہے وہ انجام دیتی ہے، اور اس منصوبے کو عمل میں لانے کے لیے کسی بھی انجام کو جا سکتی ہے۔ اس قوم کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی کام کے انجام کو برسوں پہلے ہی بھانپ لیتی ہے۔ اسی طرح جب ہندوستان پر مغل سلطنت کی پکڑ کمزور ہو رہی تھی تو ان فرنگیوں نے انجام کو پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ مغل اب اس لائق نہیں رہے ہیں کہ ملک ہندوستان پر حکومت کریں، اس لیے ان بدیسی طاقتوں نے مغلوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان پر قبضہ جمانے کے لیے ریشہ دوانیاں شروع کر دی تھی، یعنی کہ ایک ایسی ریشہ دوانیاں کا مطلب ہوتا ہے اس طریقے سے سازشیں شروع کر دی تھی چھپ کر، کہ جس سے کہ جب مغل سلطنت زوال پذیر ہونے لگے تو اس پر جو ہے برطانوی حکومت یعنی کہ جو انگریز ہیں ان کی حکومت قائم ہو جائے، تو پہلے ہی انہوں نے سازشیں کرنی شروع کر دی، اور آخرکار جو ہے 1757 میں پلاسی کی خون ریز جو جنگ ہوئی، اس کے بعد یہ ہوا کہ شمالی ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا اقتدار قائم ہو گیا۔ ظاہری سی بات ہے کہ مغلوں کے دور اقتدار میں ہندوستان کی سرکاری زبان کے طور پر فارسی زبان کا دروازہ کا رواج تھا، مگر جب یورپی قوم نے چور دروازے سے ہندوستان پر اپنا طلسم جمانا شروع کر دیا اور شمالی ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام عمل میں آ گیا، تو ضروری تھا کہ وہ حاکم قوم جو ہے ہندوستان کی زبانوں سے واقفیت حاصل کرے۔ جبکہ یہاں ایک طبقہ کی زبان سنسکرت تھی، یعنی کہ ایک طبقے کی زبان سنسکرت تھی، لیکن جو بول چال کی زبان تھی یعنی جو کہ عوام کی زبان تھی، جیسے ہندی اور ہندوستانی زبان بھی کہا جاتا ہے، وہ تھی اردو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بدیسیوں نے اس زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کی نہ صرف کوشش کی بلکہ اپنے ہم وطنوں کو بھی سکھانا چاہا۔ ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے یہ بھی ناکافی سمجھا گیا، چونکہ مغل سیاسی طور پر بالکل ہی کمزور ہو چکے تھے
और उन्होंने इसी कमज़ोरी के नतीजे में अंग्रेज़ों का अमल दखल कबूल कर लिया था। इसलिए हिंदुस्तान के मुग़ल शहंशाह शाह आलम ने बंगाल और बिहार की माल गुज़ारी वसूल करने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। इसलिए नावाकिफ़ अंग्रेज़ अफ़सरों के लिए हिंदुस्तानी ज़बानों से वाक़फ़ियत ज़रूरी थी, जिसके नतीजे में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया था। बट यहाँ पर जो है ये एक बात और बहुत ध्यान में रखने की ये है कि ये भी पेश नज़र रहे कि अंग्रेज़ों की नज़र में इदारा कायम करना विदेशियों को उर्दू सिखाना और उर्दू के हक़ के लिए नहीं था। मतलब उन्होंने जो इदारा कायम करा वो इस मकसद से था कि अंग्रेज़ जो है वो उस ज़बान से वाकिफ़ हो जाएँ, ना कि उनका ये मकसद था कि ज़ुबान को फ़रोग़ मिले। उनका मकसद उर्दू की तबलीग या फिर उर्दू का फ़रोग़ बिल्कुल नहीं था। उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मकसद था और वो ये कि अपने अहलकारों को उर्दू यानी कि हिंदुस्तान की आवामी ज़बान इसलिए सिखाई जाए ताकि अंग्रेज़ी अफ़सरों को हुक्मरानी करने में आसानियाँ पैदा हों। मुकदमात को लड़ने और उनको समझने में आसानी हो। इसके अलावा सूल मामलात को समझने में परेशानी ना हो, चूँकि जब कोई अफ़सर किसी ओहदे पर मामूर होगा और हिंदुस्तानी ज़बान से नावाकिफ़ होगा, तब निज़ाम सही तौर पर नहीं चल सकेगा। इसलिए इसका एक ही हल था और वो ये कि अफ़सरों को उर्दू सिखाई जाए, जिसके लिए उन्होंने कॉलेज कायम किया, इंस्टीट्यूट कायम किए और हर वो काम सरअंजाम दिए जो ज़रूरी था। अब इसके नतीजे में उर्दू का भला हुआ, जिससे इनकार मुमकिन नहीं है, यानी कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हाँ, कहीं न कहीं उनका जो मकसद था वो तो उन्हें हासिल हुआ ही, लेकिन उर्दू को भी जो है वो फ़रोग़ मिला। मगर ये मकसद के तहत नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ों ने अपने मकासद के हुसूल के नतीजे में ज़मन उर्दू का फ़रोग़ हुआ। यानी कि एक तरफ जहाँ उर्दू को सिर्फ़ इसीलिए ही फ़रोग़ मिला क्योंकि उर्दू जो थी वो उस वक़्त में अवामी ज़बान थी और जब तक अंग्रेज़ उसको नहीं सीखते तब तक उनके लिए वहाँ पर हुकूमत करना यानी कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करना बहुत मुश्किल था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारी ये वीडियो है वो पसंद आई होगी और 2-3 चीज़ें जो आपको इस वीडियो में याद रखने वाली हैं वो यही कि जो फ़ोर्ट विलियम कॉलेज है वो कलकत्ता में 1800 में कायम हुआ और दूसरा उसका जो मकसद था वो ये मकसद था कि अंग्रेज़ों को जो है हिंदुस्तानी जो तौर तरीक़े हैं या यहाँ की ज़बान है, यहाँ का जो कल्चर है, तहज़ीब व सक़ाफ़त है, उससे वाक़फ़ियत कराई जाए ताकि वो यहाँ पर हुकूमत कर सकें। और इसके बरक्स अगर देखा जाए तो दिल्ली का जो था वो ये था कि हिंदुस्तानियों को जो अंग्रेज़ी तालीम है उससे वाक़फ़ियत हासिल हो। तो चलें उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी वीडियो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।